सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 24वीं कक्षा। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आनिक के 12वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। पिछले पाठों में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। पृष्ठ संख्या 12 जी। इसमें सबसे अंतिम पंक्ति है 27वें सूत्र की जो अवतरणिका है। हाँ। कर्मणस्तु द्रव्यारंभकत्वं न भवति गुणस्य द्रव्यारंभकत्वं भवति न वा इति कथ्यते। तो इसमें जो पहली पंक्ति है ये इसका कैसे अर्थ करेंगे? दूसरी पंक्ति तो आगे संगत लग जाएगी। पहली पंक्ति अगर अर्थ ऐसा करेंगे, कर्म का द्रव्य के प्रति आरंभकत्व है कहा गया, नहीं होता है। कर्म का द्रव्य के प्रति आरंभकत्व नहीं होता है। आरंभकत्व का मतलब है उत्पन्न करनापन। आरंभक होता है उत्पन्न करने वाला। तो कर्म द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, ये तो बात हो चुकी आ चुकी। और गुण द्रव्य को आरंभ करता है या नहीं, उत्पन्न करता है नहीं करता है, ये तो 27वें सूत्र में कहा जाएगा। मतलब ये प्रारंभिक है, ये पहले आ चुका है कहीं। ये कहां आ चुका है तो ये पीछे 21वें और 22वें सूत्र को देख सकते हैं। न द्रव्याणाम कर्म व्यतिरेकात। तो द्रव्यों का कर्म कारण नहीं होता है। असमवायी कारण भी नहीं होता है, निमित्त कारण भी नहीं होता। असमवायी तो हो ही नहीं सकता है। तो असमवायी और निमित्त कारण नहीं होता है, यानी कर्म से द्रव्य उत्पन्न नहीं होते हैं। कर्मों का द्रव्यारंभकत्व नहीं होता है। ये बात तो पीछे यानी आ चुकी, इसलिए उसको छोड़ दिया। अब गुणों का द्रव्यारंभकत्व होता ही नहीं होता है, वही 27वें सूत्र में बताया जा रहा है। तो संयोगा नाम द्रव्यम, संयोग से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनका द्रव्यारंभकत्व होता है, यानी संयोग का। और कोई बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 15 आचार्य जी। हाँ। सूत्र संख्या 4। हाँ। भाव अनुवृत्ति एवं हेतुत्वात् सामान्यम एवं। हाँ। इसका जो अर्थ है अनुवृत्ति एवं सामान्यम एवं भाव न अनुवृत्ति एवं हेतुत्वात् भाव सामान्यम एवं। तो इस सूत्रार्थ जो है इसका, ये भाव सत्ता लिए जैसे। भाव का मतलब यहां पर सत्ता लेकर के चल रहे हैं इन्होंने। अर्थ में भाव है सत्ता किया है। भाव भू सत्तायाम इस तरह से लेकर के चल रहे हैं कि जो भी भाव होता है, इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं। आज एक सूत्र और आएगा। तो होनापन, पन जो हम बोलते हैं भाव, जैसे कि व्याकरण में कहते हैं तस्य भावस्त्वतलो, उसके भाव को त्वतल प्रत्ययों से कहा जाता है। तो मनुष्यत्व, मनुष्यता, ये जो है। पर यहां इन्होंने सत्ता मान करके ही अर्थ किया है। तो जो सत्ता होती है, भाव जो है, वो केवल सामान्य होता है, विशेष नहीं होता है। सत्ता मतलब जैसे मेरा सत्ता है और ईश्वर के सत्ता में कोई भिन्न नहीं है, मतलब उसमें भेद नहीं है। हाँ, सत्ता सत्तापन एक ही है। अब जैसे मैं एक दूसरे ढंग से कहूं तो समझाने के लिए, क्योंकि मन में ये आ रहा होगा कि ये तो अलग अलग है, द्रव्य अलग अलग हैं, तो उनकी सत्ता भी अलग अलग होगी। तो जैसे एक संख्या आप में भी है और इस लेखनी में भी है, ये भी एक है और आप भी एक हो। इसमें एक में कोई अंतर है क्या? नहीं, इसका एक अलग होना चाहिए, आपका एक अलग होना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकते। ठीक है ना? रूप में अलग कह सकते हैं, इसका रूप अलग है, आपका रूप अलग है, ये तो भेद कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो जैसे सत्ता भाव जो है, वो सत्ता एक ही जैसी है। हमारे मन में ये आ सकता है, हम कहें कि नहीं सत्ता तो अलग अलग होती है, इसकी सत्ता अलग है, उसकी सत्ता अलग है। अब उस सत्ता को हम भेद करके क्या देखने लगते हैं कि इसकी सत्ता यहां है, उसकी सत्ता वहां है, ये एकदेशी है, ये व्यापक है। ऐसे सत्ता में हम भेद करने, ये अनित्य है, ये नित्य है,
ये थोड़ी देर तक इसकी सत्ता रहती है, इसकी सत्ता अधिक देर तक रहती है। ऐसे काल देश आदि के आधार पर हम उसमें भेद देखने लग जाते हैं, अथवा गुणों के आधार पर कर सकते हैं। एक कच्चा फल है और एक पका हुआ फल है, तो कच्चे फल की सत्ता अलग है, पक्के फल की सत्ता अलग है। ऐसे नहीं, सत्ता यानी होनापन, होनापन तो सबका एक जैसा है, वो सत्ता एक जैसी है, तो वो अनुवृत्ति के हेतु से वो सामान्य ही होती है, विशेष नहीं होती है। सत्ता जो है वो सामान्य, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब जगह है वो सत्ता, सब जगह विद्यमान है हर द्रव्य के अंदर। तो बस, और वो एक ही जैसी है, तो वो सामान्य ही होती है, उसमें कोई भेद नहीं मानते हैं। सत्ता में अपने आप में भेद नहीं मानते। द्रव्य के गुणों में भेद हो सकता है, कर्म में भेद हो सकता है, लेकिन सत्ता एक ही जैसी होती है। जैसे आचार्य सूत्र संख्या 8 पृष्ठ संख्या 16 में, हाँ, इसमें क्या द्रव्यात गुणात कर्मश्च भिन्नम ही वस्तु भवती सत्ता। हाँ, मतलब इन भिन्न से जो दूसरा क्या समझते हैं, मतलब द्रव्य गुण और कर्म से सत्ता भिन्न होती है, ठीक है। द्रव्य में भी सत्ता तो है। नहीं, द्रव्य की भी सत्ता है, गुण की भी सत्ता है, कर्म की भी सत्ता है। एक वाक्य बिल्कुल ठीक है। द्रव्य में द्रव्य की सत्ता है, गुण में गुण की सत्ता है, कर्म में कर्म की सत्ता है। इन तीनों की सत्ता है, और इनकी सत्ता रहती कहां पर है? इन्हीं में रहती है। द्रव्य में रहती है, गुण में रहती है, कर्म में रहती है, ठीक है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब इन्हीं में रहती है तो ये सत्ता द्रव्य ही है या द्रव्य से भिन्न है? सत्ता गुण ही है या गुण से भिन्न है? कर्म ही सत्ता है या कर्म से भिन्न है वो? उसके लिए इन्होंने बात रखी कि द्रव्य गुण कर्मभ्यो अर्थांतरम सत्ता, सत्ता द्रव्य गुण कर्म से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि द्रव्य में भी सत्ता है। अब द्रव्य के अंदर गुण और कर्म भी रहते हैं और सत्ता भी रहती है, ठीक है। लेकिन गुण में भी सत्ता है, जबकि गुण में गुण नहीं रहता है। यदि यदि सत्ता भी द्रव्य होती, यदि सत्ता भी द्रव्य होती तो द्रव्य के समान उसमें सामान्य विशेष होते, लेकिन सत्ता में सामान्य विशेष नहीं होते। इसे पता लगता है कि वो द्रव्य से भिन्न है। सत्ता गुण भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुण में सत्ता रहती है, जबकि गुण में गुण नहीं रहता है। यदि सत्ता गुण होती तो वो गुण में नहीं रह सकती थी, लेकिन सत्ता गुण में भी रहती है। इससे पता लगता है कि सत्ता गुण नहीं है। सत्ता कर्म भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म में भी रहती है, कर्म कर्म में रहता नहीं है, कर्म कर्म में नहीं रहता है। तो इससे पता लगता है कि सत्ता न द्रव्य है, न गुण है, न कर्म है। उसी के लिए आगे गुण कर्मसु भावात न कर्म न गुणः, ये 9वां सूत्र इन्होंने दिया। सत्ता अलग है। कीजिए। आचार्य महोदय, ये सूत्र संख्या 9 गुण कर्मसु भावान न कर्म न गुणा, इस सूत्र में जो अवयव द्रव्येषु खलु अवयवी द्रव्यम भवति, इस इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा, जरा इसको जी बताना कष्ट करें। तो देखिए, कोई भी द्रव्य होता है, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। मिट्टी और घड़े को उदाहरण ले लीजिए। मिट्टी कारण द्रव्य और घड़ा कार्य द्रव्य। मिट्टी को कहते हैं अवयव, अवयव है, और घड़ा कहलाएगा अवयवी। तंतु अवयव, वस्त्र अवयवी, अवयव और अवयवी। हम कहते हैं द्रव्य में सत्ता है, द्रव्य में सत्ता है, तो अवयवों में अवयवी भी रहता है। मिट्टी के कणों में, अवयवों में अवयवी यानी घट रहता है। तो कहीं ये अवयवी ही तो सत्ता नहीं है? जिसको आप सत्ता कह रहे हो वो ये अवयवी ही तो सत्ता नहीं है? एक प्रश्न उठ सकता है।
तो सिद्धांत यहां पर यह बताया जा रहा है कि अवयव द्रव्येशु, अवयव जो द्रव्य हैं, अवयव हैं वो भी द्रव्य है, अवयवी है वो भी द्रव्य है। तो अवयव द्रव्यों में जो अवयवी द्रव्य रहता है, तदपि सत्ता न, वो भी सत्ता नहीं है। अवयवी द्रव्यों में जो नहीं, अवयव द्रव्यों में जो अवयवी द्रव्य रहता है वो भी सत्ता नहीं है। अर्थात अब उदाहरण में देखो, मिट्टी के कण ये अवयवी द्रव्य हैं, नहीं, मिट्टी के कण ये अवयव द्रव्य हैं, इसमें अवयवी द्रव्य घड़ा रहता है, तो घड़ा जो है वो सत्ता नहीं है, घड़ा सत्ता नहीं है। घड़े में सत्ता है ये अलग बात है, लेकिन घड़ा सत्ता नहीं है। तंतु अवयव द्रव्य हैं और पट, घड़ा नहीं, कपड़ा अवयवी द्रव्य है। तंतु अवयव द्रव्य हैं, पट अवयवी द्रव्य है। तो ये जो अवयवी द्रव्य पट है, कपड़ा है, ये सत्ता नहीं है। सत्ता का मतलब अवयवी द्रव्य नहीं है। तो इसको इन्होंने कहा अवयव द्रव्येषु खल्वपि अवयवी द्रव्यम भवति। अवयव द्रव्यों में अवयवी द्रव्य रहता है, तदपि, तदपि मतलब है अवयवी द्रव्य भी सत्ता ना, सत्ता नहीं होता है, उससे भिन्न है कोई सत्ता। आगे गुण कर्मसु भावाद एव इत्यपि च अर्थाल लभ्यते। गुण कर्मसु भावात, ये जो सूत्र में हेतु दिया गया है, गुण और कर्म में रहने के कारण, इसी हेतु से यह पता लग जाता है कि अवयवी द्रव्य भी सत्ता नहीं है। कैसे पता लगा? कि सत्ता तो गुण और कर्म में भी रहती है, लेकिन अवयवी तो गुण और कर्मों में नहीं रहता है। अवयवी अवयव द्रव्यों में तो रहता है, लेकिन अवयवी गुण और कर्म में नहीं रहता है। तो गुण कर्मसु भावात, गुण और कर्म में रहने के कारण से, कौन रहता है गुण और कर्म में? सत्ता। सत्ता तो गुण और कर्म में भी रहती है, लेकिन अवयवी द्रव्य गुण और कर्मों में नहीं रहता। इससे पता लगा कि सत्ता और अवयवी द्रव्य अलग अलग है, एक नहीं है। यदि दोनों एक ही होते तो जैसे सत्ता गुण और कर्म में रहती है, ऐसे ही अवयवी द्रव्य भी गुण और कर्म में रहना चाहिए था, अगर पर्यायवाची है, एक ही चीज है, लेकिन वो रहता नहीं है, अवयवी द्रव्य। तो ये जो इन्होंने गुण कर्म सुभावात ये लक्षण सत्ता का दिया, ये सत्ता का लक्षण, एक सत्ता का एक गुण, ये अवयवी में नहीं घटता है। इसी हेतु से, उसी हेतु से ये एक अतिरिक्त बात और कह दी, क्योंकि सूत्रकार ने तो ये कहा था ना, न कर्म न गुण, इन्होंने जोड़ा न अवयवी द्रव्य, वो अवयवी द्रव्य भी नहीं होता है, अतिरिक्त जोड़ दिया। इति च अर्थाल लभ्यते, अर्थापत्ति से ये निकल करके आ जाता है। और एक और हेतु दे रहे हैं, तथा च अवयवी द्रव्ये अपि सत्ताया भावात इति च उत्प्रेक्षणीयम। एक और हेतु की कल्पना हम कर लेंगे कि अवयवी द्रव्य में भी सत्ता रहती है, अवयवी द्रव्य में भी सत्ता रहती है। इससे पता लगता है कि अवयवी द्रव्य और सत्ता अलग अलग है। अवयवी द्रव्य यानी घट, अवयवी द्रव्य यानी पट, इसमें भी सत्ता रहती है। इससे पता लगता है कि अवयवी द्रव्य और सत्ता अलग अलग है। अलग अलग मतलब अलग अलग देश में ऐसा नहीं है तो एक ही जगह पे है, लेकिन भिन्न भिन्न है वो। जैसे द्रव्य में कर्म रहता है, तो इससे पता लगा कि द्रव्य और कर्म भिन्न भिन्न है। कर्म रहता तो द्रव्य में ही है, लेकिन कर्म एक अलग बात है और द्रव्य अलग बात है। ऐसे ही अवयवी में भी सत्ता रहती है, इसलिए अवयवी और सत्ता ये अलग अलग है। हो गया? और किसी को? ओम जी, पृष्ठ संख्या 13, सूत्र 27, इसमें भाष्य में कहा संयोगानाम द्रव्यम बहूनाम संयोगानाम द्रव्यम एकम सामान्य कार्यम भवति। जैसे हमने पहले कुछ उदाहरण देखे थे, उनसे लगता है कि एक संयोग हो, दो संयोग हो या बहुत सारे संयोग हो। तो यहाँ पे हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं क्या, एकस्य द्वयोर बहूनाम वा संयोगानाम? नहीं। देखिए,
यहां जो कहा जा रहा है कथ्य है वो अलग चीज है। बहुत सारे संयोगों का एक द्रव्य जो है वो सामान्य कार्य होता है, या सामान्य कार्य को बताया जा रहा है। तो सामान्य कार्य जब कथन किया जा रहा है तो संयोग अनेक ही होने चाहिए, एक से अतिरिक्त होने चाहिए। एक ही संयोग होगा तो उसके लिए यह कथन ही नहीं बनेगा कि यह समान कार्य है। एक कपड़े के तंतुओं में अनेक संयोग हैं, तो जो एक संयोग है वो भी कपड़े का कारण है, उसी कपड़े का। दूसरा संयोग है वो भी कारण बन रहा है, किसका? उसी कपड़े का। तीसरा संयोग भी कारण बन रहा है। ऐसे जितने भी संयोग है वहां 100, 50, 1000, लाख, वो सारे के सारे संयोग एक ही कपड़े को बना रहे हैं। तो इन सब संयोगों का कार्य समान है। जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मधुमक्खियां हैं तो कहेंगे कि इनका समान छत्ता है। क्यों समान छत्ता है? इस मक्खी का भी वही छत्ता है, इस मक्खी का भी वही छत्ता है, इस मक्खी का भी वही छत्ता है। एक ही छत्ता होगा तो कहेंगे इनकी समानता है। अनेक होंगे तो 10 व्यक्ति एक घर में रहते हैं तो 10 व्यक्तियों का समान घर है, समान घर है, इसका भी वही है, इसका भी वही है। तो समानता दिखाने के लिए कम से कम 2 तो चाहिए। यदि एक ही व्यक्ति का एक ही घर हो तो हम कह सकते हैं कि इसका समान घर है? नहीं। वैसे किससे समान है? वाकई नहीं बनेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का समान घर है। समान कैसे? 2 तो चाहिए, 3 तो चाहिए। ऐसे यहां पर नहीं घटेगा, एक वाला नहीं घटेगा। यह अर्थ दूसरा है। आप जो कहना चाह रही हैं वो अलग बात क्या है कि अनेक संयोगों से एक द्रव्य बनता है। जी। बोले 2 संयोगों से भी एक द्रव्य बनता है, एक संयोग से भी एक द्रव्य बन सकता है। ये कि बिल्कुल अलग बात है, यहां वो कथ्य नहीं है। सामान्य कार्य होता है, ये पीछे से चला आ रहा है। सामान्य कार्यम, ये अनुवृत्ति आ रही है यहां पर, इसलिए नहीं लगेगा वो अर्थ। और कोई? पृष्ठ संख्या 17, सूत्र संख्या 11। अनेक द्रव्यत्वेन द्रव्यत्वम उक्तम। तो यहाँ पर इसका सूत्रार्थ और जो भूमिका में कहा कि अपर सामान्य, तो यहाँ क्या अपर सामान्य, पर सामान्य, सामान्य मुक्त्वा अपर सामान्य विषय, तो ये कैसे घटाएंगे? देखिए, पर सामान्य तो सबसे व्यापक हो गया, ऐसा सामान्य जिससे बड़ा सामान्य कुछ नहीं हो सकता है। तो सत्ता चूंकि सब में रहती है, इससे बढ़कर के और कोई सामान्य हो नहीं सकता है, क्योंकि वो सबके अंदर है। लेकिन अन्य भी सामान्य होते हैं जो थोड़े थोड़े लोगों में है, अनेकों में है, लेकिन थोड़े थोड़ों के अंदर है, सब में नहीं है। उन सबको हम कहेंगे अपर सामान्य, यानी छोटे सामान्य। पर सामान्य मतलब बड़ा सामान्य, अपर सामान्य यानी छोटे सामान्य। उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्या कहा? अनेक द्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वम उक्तम। ये जो द्रव्यत्व कहा गया ये भी एक सामान्य है। क्यों? क्योंकि वो अनेक द्रव्य वाला होता है। द्रव्यत्व यानी सामान्य, यानी जाति जब कथन किया जाता है तो अगर एक ही द्रव्य होता कोई तो द्रव्यत्व नहीं कहा जा सकता था। एक ही अगर होता, एक ही होता तो उसमें जाति का कथन नहीं हो सकता था। एक ही होता है, जाति के लिए 2 या 2 से अधिक चाहिए। तो जो द्रव्यत्व कथन किया जा रहा है तो उसके लिए अनेक द्रव्य होने चाहिए या नहीं? बस उसी को कहा अनेक द्रव्यवत्वेन, अनेक द्रव्य वाला होने से द्रव्यत्वम उक्तम, द्रव्यत्व भी कहा गया है, द्रव्यत्व कहा जा सकता है। गोत्व जब हम बोलेंगे तो अनेक गायें होनी आवश्यक है, एक ही गाय होगी तो गोत्व नहीं कहा जाएगा। हो गया? इसको जाति में लेना क्या? इसको जैसे जाति ही है। द्रव्यत्व जो है इसको हम दूसरे ढंग से कहते हैं जाति है। ये अनेकों में जो एक है, जाति एक ही होती है, मतलब वो वाली जाति एक ही होती है। जितने भी द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व जाति एक ही है, जितने भी गुण हैं उनमें गुणत्व जाति एक ही है। ऐसा ठीक है? बोलिए। ओम जी, परमेश्वर एक है, उसमें हम यदि कहें कि परमेश्वरत्व एक ही है तो एक ही वस्तु तत्व में, उसमें एक में जाति का कथन होता नहीं है।
मुख्य नहीं होता है, गौण रूप से कर दें तो कर दें। तो ईश्वरत्व, चूंकि एक ही ईश्वर होता है इसलिए ईश्वरत्व कथन होना नहीं चाहिए, जाति नहीं है उसमें, अकेला है। लेकिन फिर भी हम जब कभी कथन कर देते हैं इसका कि ईश्वर पना क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, बस उसी को ही ईश्वरत्व के नाम से कह देते हैं कि सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है इत्यादि गुण। उसके स्वभाव को ही हम फिर भाव के रूप में कथन करते हैं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसको जाति नहीं कहते। तो आगे देखिए पृष्ठ संख्या 17 पर वैशेषिक दर्शन प्रथम अध्याय द्वितीय आन्निक और उसका 13वां सूत्र। तो पीछे द्रव्यत्व के बारे में कहा, अब गुणत्व और फिर आगे कर्मत्व के बारे में कहा जाएगा। पहले सत्ता का कहा, फिर द्रव्यत्व का कहा, अब गुणत्व का प्रारंभ कर रहे हैं। तथा गुणेशु भावाद गुणत्वम उक्तम। गुणत्व जो कहा जा रहा है ये गुणों में रहने के कारण से, गुणेशु बहुत सारे गुणों में भावात रहने के कारण से गुणत्व कहा जाता है। इसका मतलब हुआ यदि एक ही गुण होता तो गुणत्व नहीं कहा जा सकता था। अनेकों में रहने के कारण से, अनेक गुणों में रहने के कारण से गुणत्व कहा जा रहा है। भाष्य में इसी को स्पष्ट किया है। गुणत्वम अपर सामान्यम, गुणत्व है ये अपर सामान्य है, पर सामान्य नहीं है। क्यों पर सामान्य नहीं है? क्योंकि गुण जो द्रव्य है, द्रव्य में द्रव्यत्व रहता है, उसमें गुणत्व नहीं रहेगा। द्रव्य में गुणत्व नहीं रहेगा। द्रव्य में गुण तो रहते हैं लेकिन द्रव्य में गुणत्व नहीं रहेगा, गुणत्व गुण में रहेगा। तो द्रव्य में गुणत्व नहीं है, कर्म में भी गुणत्व नहीं है, लेकिन गुणों में तो गुण है। यानी है तो अनेकों में गुणत्व, लेकिन सब में नहीं है, इसलिए पर सामान्य नहीं हो सकता, ये अपर सामान्य, छोटा सामान्य है। इसलिए कहा गुणत्वम अपर सामान्यम रूपादिशु अनेक गुणेशु भावात, रूप आदि अनेक गुणों में होने के कारण से खलु रूपादि गुण व्यक्तितो भिन्नम वस्तु उक्तम। और ये रूपादियों से भिन्न व्यक्ति है। रूपादि गुण व्यक्ति तो भिन्नम, रूपादि जो गुण की व्यक्तियां हैं, व्यक्ति का मतलब इकाइयां हैं अलग अलग, कि रूप गुण अलग है, रस गुण अलग है, गंध गुण अलग है, संख्या गुण अलग है, परिमाण गुण अलग है, बुद्धि, राग, द्वेष, ये जो बहुत सारे गुण हैं, ये गुण अलग अलग हैं। इन सब गुण व्यक्तियों से गुणत्व भिन्न है। गुण और गुणत्व में भिन्नता है वो बता रहे हैं। गुण और गुणत्व में भिन्नता है। आगे 14वां सूत्र दिया भेद बताने के लिए ही, बोले सामान्य विशेष अभावेन च। गुणत्व में सामान्य और विशेष का अभाव होता है। गुणों में तो सामान्य और विशेष होता है, गुणों में सामान्य विशेष होता है, लेकिन गुणत्व में सामान्य और विशेष नहीं होता है। कैसे? गुणों में सामान्य देखेंगे तो हम कहेंगे रस गुण, तो मीठा भी रस है, खट्टा भी रस है, या मीठे मीठे भी बहुत सारे रस हैं। संख्या भी गुण है, एक भी संख्या है, दो भी संख्या है, तीन भी संख्या है, इनमें सब में संख्या समान है ना। तो गुणों में सामान्य है, समानता है, और गुणों में विशेषता है परस्पर। रूप गुण रस से भिन्न है, रस रूप से भिन्न है, ये दोनों में विशेषता है। रूप गुण नेत्र से जाना जाता है, रस गुण जिह्वा से जाना जाता है, ये इनकी विशेषता है। संख्या गुण, परिमाण गुण, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। तो गुणों में परस्पर विशेष होता है, गुणों में सामान्य भी होता है, समान अपने अपने गुण सब एक दूसरे से समान होते हैं। लेकिन गुणत्व में न सामान्य होता है न विशेष होता है। रस में जो गुणत्व है वैसा का वैसा गुणत्व गंध में है, वैसा का वैसा गुणत्व रूप में है, वैसा का वैसा गुणत्व संख्या में है, वैसा का वैसा गुणत्व इच्छा, द्वेष, या तो ज्ञान, संस्कार, जो भी जितने भी गुण हैं, इन सब में गुणत्व एक जैसा है। तो सामान्य और विशेष का अभाव होने से सामान्य विशेषा भावे न चाहे, इससे भी पता लगता है कि गुणत्व गुणों से भिन्न है। हो गया? तो द्रव्य और गुण के बता करके इसी शैली से बिल्कुल
कर्म के बारे में बताया जा रहा है। 15वां सूत्र, कर्मसु भावात कर्मत्वम उक्तम। कर्मों में रहने से, अनेक कर्मों में रहने से कर्मत्व को कहा गया है। यदि एक ही कर्म होता तो कर्मत्व नहीं कहा जा सकता था, अनेकों में नहीं रहता है। इस कर्म में भी कर्मत्व है, इस कर्म में भी कर्मत्व है, इस कर्म में भी कर्मत्व है, जितने भी कर्म हैं उन सब में कर्मत्व है। इसलिए कहा कर्मसु भावात कर्मत्व मुक्तम। कर्म से कर्मत्व भिन्न है, क्योंकि कर्म में तो कर्म रहता नहीं है, लेकिन कर्म में कर्मत्व रहता है। यदि कर्म और कर्मत्व एक ही होते हैं तो जैसे कर्म कर्म में नहीं रह सकता था, ऐसे ही कर्मत्व भी कर्म में नहीं रह सकता था। लेकिन कर्मत्व कर्म में रहता है। इससे पता लगता है कि कर्म और कर्मत्व अलग अलग है। तो कर्म सुभावात कर्मत्व मुक्तम। भाष्य देखिए, कर्मत्वम अपर सामान्यम। ये कर्मत्व है, ये भी सामान्य तो है लेकिन अपर सामान्य है, बड़ा सामान्य नहीं है, छोटा है। पर सामान्य तो सत्ता सबसे बड़ा, और ये उससे छोटा है, क्योंकि ये केवल कर्मों में ही मिलता है, द्रव्य में और गुण में नहीं मिलता है। सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में मिलती है, इसलिए ये अपर सामान्य है, छोटा सामान्य है। खलु उत्क्षेपणादिषु कर्मसु। अनेक कर्म है, उत्क्षेपण आदि, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि, ये जो बहुत सारे कर्म हैं, इनमें भावात होने के कारण से उत्क्षेपण आदि कर्म व्यतिरिक्तो भिन्नम वस्तु उक्तम। तो चूंकि वे इनमें रहता है, इसलिए उत्क्षेपण आदि कर्मों से भिन्न वस्तु है। कर्मत्व उत्क्षेपण में रहता है, कर्मत्व अवक्षेपण में रहता है। इनमें रहने के कारण से कर्मत्व भिन्न है। क्योंकि उत्क्षेपण में उत्क्षेपण यानी कर्म में कर्म नहीं रहता है, लेकिन कर्म में कर्मत्व रहता है। ये हमको पता लग जाता है कि ये अलग है। और कैसे पता लगता है, उसके लिए अगला सूत्र है पूर्व शैली से ही, अथच सामान्य विशेषा भावे न। बिल्कुल वैसा का वैसा सूत्र है। सामान्य और विशेष क्या अभाव होने से भी, किसमें, कर्मत्व में। ऐसे देखिए, कर्मत्वम अपर सामान्यम कर्म व्यक्तिर भिन्नम वस्तु। कर्मत्व जो सामान्य है, ये कर्म व्यक्ति से, इकाई से भिन्न है। यतः क्योंकि तत्र कर्मवत सामान्यम विशेषश्चेति व्यवहारो न भवति। क्योंकि कर्मत्व में कर्म के समान सामान्य और विशेष का व्यवहार नहीं होता है। कर्म में तो सामान्य विशेष का व्यवहार होता है, कर्मत्व में सामान्य विशेष का व्यवहार नहीं होता है। कैसे? उत्क्षेपण, बहुत सारे उत्क्षेपण है, ये हाथ उठाया, ये हाथ उठाया, उत्क्षेपण के रूप में ये दोनों समान है, तो कर्म में सामान्य रहा। अवक्षेपण, गिरने वाली बहुत सी चीजें हैं, बादल की बूंदें बहुत सारी गिर रही हैं नीचे एक साथ, अवक्षेपण या आधा पतन हो रहा है। इन सब में गिरनापन, नीचे गिरनापन सामान्य है। तो कर्म में सामान्य देखा जाता है और कर्म में विशेष भी देखा जाता है। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक आकुंचन हो रहा है, एक प्रसार हो रहा है। ये जो भिन्नता है ये विशेष है। तो भिन्न भिन्न जो 5 प्रकार के कर्म बताए गए, या और भी आप उसके भेद कर लीजिए, वो आपस में भिन्न भिन्न है। तो कर्मों में सामान्य भी रहता है और विशेषता भी रहती है, यानी समानता भी रहती है और भिन्नता भी रहती है। लेकिन कर्मत्व में सामान्य और विशेष नहीं रहता है। कर्मत्व बस एक ही है, चाहे इस कर्म में देखो, चाहे उस कर्म में देखो, चाहे उस कर्म में, कितने भी कर्म हो, 5 प्रकार के कर्म है, उनमें और उनके भी कोई भेद है, अवान्तर है, उनमें कर्म एक ही जैसा रहता है, बस एक ही है वो कर्मत्व, एक ही है। तो उसमें कर्मत्व में सामान्य और विशेष नहीं रहता है। तो इससे भी पता लगा कि कर्म और कर्मत्व अलग अलग है। कर्म में सामान्य विशेष रहते हैं, लेकिन कर्मत्व में सामान्य विशेष नहीं रहते। इसे पता लगता है कि कर्म और कर्मत्व अलग अलग है। सामान्य विशेषा भावेन च। तो यहां तक तीनों का बता दिया। अब आगे भावम विवृणोति आचार्य, भाव के बारे में बता रहे हैं। भाव के बारे में कुछ और बात बता रहे हैं कि भाव कितने हैं, भाव कितने हैं। तो वैसे हम पीछे भाव और सत्ता को एक ही मान करके आ रहे थे कि भाव मतलब तो सत्ता, और वो सत्ता सब सामान्य है, वो एक ही है, जाति है। यहां उससे कुछ और अतिरिक्त बात बताई जा रही है, लेकिन पहले ये कुछ अन्य भाष्यकारों की विवेचना कर रहे हैं। देखिए भाष्य, द्रव्ये गुणे कर्मणि सत,
द्रव्य में, गुण में और कर्म में सत रहता है। पीछे कहा था इन्होंने, सत जो है वो द्रव्य गुण कर्म में रहता है। तो ये शंकर मिश्रादिभिर भाष्यकारिदम सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। शंकर मिश्रादि जो कई व्याख्याकार हैं, उन्होंने इस सूत्र को अलग ढंग से बताया, उसकी व्याख्या अलग ढंग से की है। तत्र सत्ता परकम व्याख्यानम कृतम तन्न सम्यक। वहां पर सत्ता परक व्याख्यान किया गया है, वो ठीक नहीं है। यानी भाव का मतलब सत्ता, ये मान करके इस सूत्र से सत्ता के बारे में ही बताया गया, वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? यदि खलु सत्ता परम सूत्रम इदम स्यात्, यदि ये सूत्र सत्ता को विषय में ही होता, तरी सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता इति सप्तम सूत्र से अनंतरम एवं अनेन सूत्रेण भवितव्यम। अगर ये सत्ता के बारे में ही कह रहा था, तो सत्ता के बारे में तो 7वें सूत्र में कहा गया था, सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, तो इसी के साथ साथ उसको भी कह देना चाहिए था। क्योंकि सत्ता और सत्ता के बारे में ही अगर दो सूत्र कह रहे हैं तो साथ साथ ही आएंगे, एक ही विषय प्रकरण होता है, तो इसको सूत्र को वहां होना चाहिए था। लेकिन इतने सूत्रों के बाद में इसको कहा जा रहा है, इसका मतलब ये कुछ अलग बात को कह रहा है। यदवा, अथवा दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि तदेव सप्तमम सूत्रम, वो जो 7वां सूत्र था उसी को ऐसा बना देते वो, अगर ये सत्ता के बारे में ही होता। क्या? सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता साचा एका। वहां 7वां सूत्र जो है सा सत्ता तक है, साचा एका ये अतिरिक्त जोड़ा है इन्होंने, कि यदि इससे उसी को ही कहना होता, उसी सूत्र में बता देते कि ये द्रव्य गुण कर्म में होती है वो सत्ता होती है और वो एक ही होती है। ये एकत्व को बताने, उसमें एक ही होती है संख्या में, ये बताने के लिए अलग से सूत्र बनाए, तो वो तो वहीं पर भी कह सकते थे। इत्तम भवेत पुनश्चते भाष्यकारा प्रष्टव्या, और बोले फिर उनसे ये भी पूछना चाहिए, अगर आप वही मानते हैं तो किम सत्ता ही एका, सत्ता क्या एक ही होती है? सत्ता क्या, किम सत्ता ही एका, क्या सत्ता ही एक होती है? सत्ता एक ही होती है ऐसे नहीं, सत्ता ही एक होती है क्या? अगर हम कहें सत्ता एक ही होती है, तब तो हम कहेंगे कि भाई सत्ता बस 2 नहीं होती, 3 नहीं होती, एक होती है। जब हम कहेंगे सत्ता ही एक होती है, अन्य भी कोई चीजें हैं जो एक होती हैं, ये आएगा ना। तो सत्ता ही एक, क्या सत्ता ही एक होती है? फिर आगे कहते हैं द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम व किन्ना एक एकम। ये द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व ये भी एक एक नहीं है क्या? ये भी तो एक एक है। जैसे सत्ता एक है, ऐसे द्रव्यत्व भी एक है, गुणत्व भी एक है, कर्मत्व भी एक है, ये एक एक तो ये भी है। और यदि है अथ तदपि एक एकम, यदि ये भी एक एक ही है, तरी केन सूत्रेण प्रश्न, तो फिर ये किस सूत्र के द्वारा इनके एकत्व को कहा गया? द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व के एकत्व को किस सूत्र से कहा गया? क्योंकि इस सूत्र से तो केवल सत्ता के एकत्व को कहा गया, तो द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व के एकत्व को किस सूत्र से कहा है? यानी कोई सूत्र और तो है नहीं। तो कहना चाहते हैं कि यहीं से कहा गया है। यदि तन्नैकैकम किंतु द्रव्येषु द्रव्यत्वानि गुणेषु गुणत्वानि कर्मसु कर्मत्वानि खलु अनेकानि तरही। अब ये अभिगम से बोल रहे हैं विपरीत रूप में कि यदि वो एक नहीं है, तन्ना एकैकम, कौन? द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व यदि एक एक नहीं है। पहले तो ये आक्षेप किया कि क्या ये एक एक नहीं है, और एक एक है तो इनको किस सूत्र से कहा गया है? तो अगर कोई दूसरे हो वो कहे कि नहीं ये तो एक एक है ही नहीं, इसलिए इनके लिए एक एक कथन ही नहीं किया गया। तो बोले क्या ये एक एक नहीं है, यानी अनेक है? यदि ये एक अनेक है तो क्या दोष आता है? ये कहा जा रहा है अभ्युपगम से। यदि तन्ना एक ही कम, यदि वो एक एक नहीं है तो, लेकिन कैसे हैं फिर? द्रव्येषु द्रव्यत्वानि, तो जितने भी द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व रहेगा। यदि द्रव्यत्व एक नहीं है तो अनेक है, तो कितने द्रव्यत्व होंगे? जितने द्रव्य व्यक्ति होंगे उतने ही द्रव्यत्व होंगे। एक नहीं है तो अनेक होंगे, तो अनेक होंगे तो कितने होंगे? देखो गोत्व एक है, गो यानी गाय अनेक है लेकिन गोत्व एक है, ये तो सिद्धांत पक्ष हुआ। यदि गोत्व एक नहीं है तो कितने होने चाहिए? जितनी गाय उतनी ही होने चाहिए। तो ये फिर प्रश्न उठा रहे हैं, आगे लिखेंगे, अभी पढ़ते हैं कि यदि जितनी गाय हैं उतने ही गोत्व हैं, तो फिर गाय और गोत्व में अंतर क्या हुआ? देखिए, द्रव्येषु द्रव्यत्वानि, जितने भी द्रव्य हैं उनमें सारे द्रव्यत्व हो। गुणेषु गुणत्वानि, जितने भी गुण हैं उन सब में अलग अलग गुणत्व हो।
और कर्मसु कर्मत्वानी, और जितने भी गुण हैं उनमें नहीं, जितने भी कर्म हैं उनमें उतने ही कर्म, खलु अनेकानी, अनेक हो यानी जितने कहें उतने ही हो। तरही तब तो द्रव्य द्रव्यत्वयो गुण गुणत्वयो कर्म कर्मत्वयो को भेदा, फिर द्रव्य और द्रव्यत्व में क्या भिन्नता हुई, गुण और गुणत्व में क्या भिन्नता हुई, और कर्म और कर्मत्व में क्या भिन्नता हुई, यदि सारे के सारे ही हैं तो। जैसे कि हम जितने मनुष्य हैं, हमारे में मनुष्यत्व ये एक होगा, जाति सिद्धांत की दृष्टि से एक है, मनुष्यत्व अलग है लेकिन मनुष्यत्व एक है। अगर कहें कि नहीं मनुष्य और मनुष्यत्व, जितने मनुष्य हैं उतने ही मनुष्यत्व हैं, जितने मनुष्य हैं उतने ही मनुष्यत्व हैं, तो फिर मनुष्य और मनुष्यत्व में भेद क्या हुआ, एक ही बात होगी, उतने ही होंगे, अंतर कुछ कर नहीं सकते हम। ऐसा ही इन्होंने द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व के बारे में कहा। आगे तथा द्रव्यत्व से गुणत्व से कर्मत्व से किम स्वरूपम, ऐसे में आपका द्रव्य से भिन्न द्रव्यत्व का क्या स्वरूप है, उसका लक्षण क्या बताएंगे, गुणत्व का क्या लक्षण बताएंगे और कर्मत्व का क्या लक्षण बताएंगे। जितने मनुष्य हैं उतने ही मनुष्यत्व हैं, तो मनुष्यत्व का लक्षण बताएं, देखें मनुष्यत्व का क्या लक्षण होगा। सब में अलग अलग लक्षण होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर मनुष्य में मनुष्यत्व अलग अलग है, तो उस मनुष्यत्व का लक्षण भी फिर अलग अलग होना चाहिए। क्या होगा वो, नहीं बन सकता। न किमपि स्वरूपम तथा व्याख्या नहीं, ऐसी व्याख्या करेंगे तो उनका कोई स्वरूप सामने नहीं आएगा। तस्मात् न सो अर्थो युक्त, इसलिए उनके द्वारा जो अर्थ किया गया ये ठीक नहीं है। किंतु सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वानाम भावानाम प्रति एकम प्रति समानम विधानम अस्ति। ये जो सूत्र है ये सत्ता के बारे में, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व इन सब भावों के प्रति एक ही प्रत्येकम प्रति समानम विधानम, सबके लिए एक समान विधान किया जा रहा है। ये सब एक एक होते हैं, क्योंकि सत्ता के बारे में बताया, फिर द्रव्यत्व के बारे में बताया था, फिर गुणत्व के बारे में बताया था, फिर कर्मत्व के बारे में बताया था। अब उन चारों के बारे में इकट्ठा यहां पर कहा जा रहा है 17वें सूत्र में। ये इनका अभिप्राय है। प्रतिप्रधानम विधानम इति यत, क्या है विधान, तो भावः एकः, सूत्र के अंत में जो लिखा ना एको भावः, ये इनका प्रतिज्ञा होगी कि भाव एक ही होता है। यह खलु भाव प्रत्यय न तस्य भावस्त्व तलौ त्व तलता इत्यनेन द्रव्येषु द्रव्यत्वम तदेकम भिन्न भिन्न द्रव्येषु पृथिव्यादिषु वर्तमानम सदपि, या सदपि के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए। तो देखिए शुरू से देखिए, जो ये भाव प्रत्यय के द्वारा कहा जा रहा है, भाव एक प्रत्यय होता है, प्रकृति यानी कोई शब्द होता है उसके आगे एक प्रत्यय आके लग जाता है पीछे, और उससे शब्द एक बनता है। तो व्याकरण की दृष्टि से कथन है, सूत्र है तस्य भावस्त्व तलो, उसका जो भाव है उसको कहने के लिए त्व और तल प्रत्यय आते हैं। जैसे मनुष्य के लिए ले लें हम, मनुष्य एक शब्द है, ये प्रकृति कहलाता है, और उसके आगे त्व लगा दिया मनुष्यत्व, तो ये जो त्व आया ये प्रत्यय कहलाता है। तो ये त्व आकर के किसको कहता है, जिसको कहता है वो भाव है। और इसी तरह से हम मनुष्यत्व को कहने के लिए मनुष्यता भी बोलते हैं, मनुष्यता, मनुष्य प्रकृति हो गई, उसके आगे ता आया। ता के लिए जो इन्होंने लिखा है तल, और तल के बाद में रेखा करके ता का है, तल आता है वो उसी का ही ता बन जाता है, एक ही बात है। तो प्रकृति के आगे जो ये प्रत्यय आता है इसको कहते हैं भाव, इसके द्वारा जो भी कहा जाएगा वो एक ही होगा। त्व और तल के द्वारा जो कहा जाएगा वो एक ही होगा। तो द्रव्येषु द्रव्यत्वम, द्रव्यों में जो द्रव्यत्व है तद एकम, वो एक ही होता है। कैसे, उसको खोल रहे हैं। भिन्न भिन्न द्रव्येषु, भिन्न भिन्न द्रव्यों में, कौन कौन से भिन्न द्रव्य, तो पृथ्वी आदि जो 9 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, पृथ्वी आदिषु वर्तमानम सदपि, भिन्न भिन्न पृथ्वी आदि द्रव्यों में होते हुए भी द्रव्यत्व एक ही है। पृथ्वी में भी वही द्रव्यत्व है, जल में भी वही द्रव्यत्व है, और अग्नि में भी वही द्रव्यत्व है। सब द्रव्यों में, 9 द्रव्यों में द्रव्यत्व तो एक ही जैसा है। आगे तथा गुणेशु गुणत्वम तदेकम, जितने भी गुण हैं उनमें जो गुणत्व है वो भी एक ही होता है। एकत्व को इस सूत्र से बताया जा रहा है, गुणों में जो गुणत्व है वो भी एक है। भिन्न भिन्न गुणेशु रूपादिशु वर्तमानम सदपि, अल्प विराम ले लीजिए। भिन्न भिन्न गुणों में, जैसे कि रूपादि गुण हैं उनमें रहता हुआ भी,
यानी रूप में भी रहता है, रस में भी रहता है, गंध में भी रहता है। इन भिन्न भिन्न गुणों में रहता हुआ भी ये भिन्न नहीं है, अभिन्न है, समान ही है। तथा कर्मसु कर्मत्वम तदेकम, जितने भी कर्म हैं उनमें कर्मत्व एक ही है। उसी को बोल रहे हैं भिन्न भिन्न कर्मसु उत्क्षेपण आदिशु वर्तमानम सदपि। जो भिन्न भिन्न कर्म हैं कौन से, उत्क्षेपण अवक्षेपण आदि, उनमें रहता हुआ भी ये कर्मत्व एक ही है। भिन्न भिन्न में रह रहा है लेकिन फिर भी एक ही है। वर्तमानम सदपि यद अपर सामान्यम, जो अपर सामान्य है वह, तथा च द्रव्य गुण कर्म सूच भाव, और द्रव्य गुण और कर्म, ये तो तीन हो गए। देखिए भिन्न भिन्न कर्म उत्क्षेपण वर्तमानम सदपि यत अपर सामान्यम, ये अपर सामान्य तीन बताए, द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व, ये अपर सामान्य है, ये एक एक होते हैं। अब अगली बात करें तथा च द्रव्य गुण कर्म सूच भाव, द्रव्य गुण और कर्म में जो भाव है, यानी भाव प्रत्ययन तलता इत्यनेन पर सामान्यम सत्ता, इनमें जो तल प्रत्यय ला करके जो इनमें सत्ता का इत्यनेन पर सामान्यम सत्ता द्रव्य गुण कर्माख्येषु भिन्न भिन्न अर्थेषु खलु एका वस्तु। तो ये जो इनमें रहने वाला जो है पर सामान्य सत्ता, द्रव्य गुण और कर्म नामक भिन्न भिन्न अर्थों में जो रहता है वो भी एक ही वस्तु है। यहां यद अपर सामान्यम, यहां भी अल्प विराम ले सकते हैं। ऊपर से जो पांचवी पंक्ति है कि भिन्न भिन्न कर्मसु उत्क्षेपण आदिशु वर्तमानम सदपि यद अपर सामान्यम तथा च, अब ये आगे की बात हो गई। आगे देखिए तेन द्रव्येषु द्रव्यत्वम एकम, उसी बात को बस दोहरा रहे हैं ये उपसंहार के रूप में। इससे द्रव्यों में द्रव्यत्व एक है, गुणेषु गुणत्वम एकम, गुणों में गुणत्व एक है, कर्मसु कर्मत्वम एकम, कर्मों में कर्म भी एक है, सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता च एकम, और ये चौथी बात है कि द्रव्य गुण कर्म इन सब में जो सत्ता है वो भी एक ही है। सत्ता च एकम वस्तु, एक ही वस्तु है। वस्तु के बाद अल्प विराम ले लीजिए। ये शाम यो भाव तेषु स एका एवा, जिनका जो भी भाव है वो उनमें एक ही होता है, दो दो नहीं होते हैं। जिनका भी जो भाव है वो एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं। कैसे ये पता लगा, तो अब सूत्र के अगले भाग का अर्थ बता रहे हैं। अभी तक बताया था इन्होंने भाव एका, भाव एक ही होता है। क्यों, उसके लिए हेतु है सत इति लिंगा विशेषात, सत इस लक्षण के अविशेष होने से। ये जो होनापन है, ये सत जो है वो भिन्न भिन्न नहीं होता है। सत्ता को कहेंगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वस्तु भी है, ये भी है, इन सब में सत्ता है तो वो बिल्कुल एक जैसी आएगी। गुणों में गुणत्व कहा जा रहा है तो जो गुणत्व इधर इस गुण में है वही गुणत्व दूसरे में है। इसमें सत्य ये होनापन है इस लक्षण के अविशेष होने से, उसमें भिन्नता नहीं होती। गुणों में भिन्नता है लेकिन उनके गुणत्व में भिन्नता नहीं है, गुणत्व एक जैसा ही है। सतिति लिंगा विशेषात तथा तथा भावे न सत, उस रूप में होते हुए अस्तित्वम इति, ये उनका जो अस्तित्व है लिंगस्य अभेदात, लिंग के अभेद होने से, उनमें कोई लक्षणों में भेद नहीं होता है। और आगे दूसरा हेतु दिया विशेषा भावाच्च, कि उनमें विशेषणों का भी अभाव होता है। तद विशेषण अभावाच्च न ही भावे, तद विशेषणा भावाच्च, यहां पर विराम ले लीजिए। न ही भावे जातौ तद विशेषणम भवति, भाव जो जाती है उसमें कोई विशेषण नहीं होता है। तस्याह एकत्वाद, उसके एक होने से। व्यक्तयो गावो अश्वावा विशेष्यन्ते, अल्प विराम। विशेषित कौन होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, गाय और अश्व, वो तो विशेषित हो सकते हैं कि बहुत सारी गायें हैं, हम कह सकते हैं ये लाल गाय है, ये पीली गाय है, ये छोटी गाय है, ये बड़ी गाय है, ये अधिक दूध देने वाली है, ये कम दूध देने वाली है। ऐसे बहुत सारे विशेषण हम गायों के तो लगा सकते हैं, लेकिन उनमें जो गोत्व जाती है उसका कोई विशेषण नहीं लगा सकते। जो गोत्व इस गाय में है वही गोत्व दूसरी गाय में है, वही तीसरी गाय में, उनमें कोई विशेषण नहीं लगा सकते हैं।
मनुष्य में, मनुष्य व्यक्ति में हम भेद कर सकते हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके बाल ऐसे हैं, इसकी नाक ऐसी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, बूढ़ा है। ये विशेषण हम किस में लगा सकते हैं? मनुष्य व्यक्ति में तो लगा सकते हैं, लेकिन मनुष्यत्व में ये विशेषण नहीं लगा सकते, वो तो विशेषण से रहित है। तो इसलिए कहा व्यक्तयो गावो अश्वावा विशेष्यन्ते न जातिर विशेष्यते, जाति विशेषित नहीं होती है। गोत्वम अश्वत्वम वा, गोत्व और अश्वत्व का भी हम विशेषण कर सकते हैं? नहीं। न जातिर विशेष्यते, जाति का विशेषित नहीं किए जाती। गोत्वम अश्वत्वम वा, हम उसमें अलग अलग नहीं कर सकते, ये एक ही होती है सारा। गोत्व सारा एक जैसा है, अश्वत्व सारा एक जैसा है। तथैव अर्था विशेष्यन्ते, अर्थ जो होते हैं द्रव्य गुण कर्म, उनको विशेषित कर सकते हैं। द्रव्यम गुण कर्म इति नामानी, द्रव्य गुण कर्म जो अर्थ हैं इनको हम विशेषित कर सकते हैं। न सत्ता पर सामान्यम विशेष्यते, लेकिन इनमें रहने वाली जो सत्ता है पर सामान्य, उसको विशेषित हम नहीं कर सकते। द्रव्य की विशेषता बता सकते हैं गुण की अपेक्षा, गुण की विशेषता बता सकते हैं कर्म की अपेक्षा, लेकिन इन सब में रहने वाली जो सत्ता है उसकी कोई अलग अलग विशेषता नहीं बता सकते, वो तो सब एक ही जैसी है। न सत्ता पर सामान्यम विशेष्यते तस्मात् द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता खलु एका, द्रव्य गुण कर्म में जो सत्ता है वो एक है। द्रव्येषु द्रव्यत्वम एकम, द्रव्य में द्रव्यत्व एक है। गुणेषु गुणत्वम एकम, गुणों में गुणत्व एक है। और कर्मसु कर्मत्वम एकम, कर्मों में कर्मत्व भी एक है, एक ही एक है। तो ये प्रथम अध्याय का द्वितीय आह्निक समाप्त हुआ। अभी जो हमने विषय देखा इसमें सत्ता को पहले बता ही चुके थे, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, और भाव जो है, भाव को इन्होंने तीनों में चारों में माना है। द्रव्यत्व भी भाव का मतलब है जो भाव प्रत्यय से कहा जा रहा है, वो हमेशा एक ही होगा, वो चाहे द्रव्यत्व हो, गुणत्व हो, कर्मत्व हो या सत्ता हो। ये पर सामान्य, सत्ता पर सामान्य और ये अपर सामान्य। तो इस विषय में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, ओ, अभी कुछ सूत्रों में बताया गया कि द्रव्य गुण कर्म, इनमें द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व जाति होती है। तो जैसे हम द्रव्य में, जैसे माफ करना, जैसे गुण में रूप, रस, गंध आदि है, तो उनके अंदर भी जाति देख सकते हैं? जैसे बिल्कुल देख सकते हैं, रूप, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, गुण लिया हमने, द्रव्य में भी घटेगा। जितने भी गुण हैं उनमें गुणत्व जाती है, जितने भी गुण हैं उनमें गुणत्व जाती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सब में गुणत्व जाती है। लेकिन इनकी जो व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब रूप, गुण, रस, गंध, स्पर्श, अब इनमें भी हम जातियां देख सकते हैं। रूप में रूपत्व, गंध में गंधत्व, स्पर्श में स्पर्शत्व, शब्द में शब्दत्व, ये सब हम देख सकते हैं। क्यों ऐसा देख सकते हैं? क्योंकि रूप कोई एक नहीं होता है, रूप भी बहुत सारे हैं, रंग बहुत सारे हैं, तो उसकी जाति वहां पर देखी जा सकती है। रूपत्व जाति हो गई, रसत्व जाति हो गई, इनमें गुणत्व जाति भी है, और रूप में रूपत्व है, गुण में गुणत्व है, गंध में गंधत्व है। अब रूप में भी फिर आप और भेद कर लीजिए, अलग अलग रंग है, हम 7 रंग मान लीजिए या 3 रंग मान लीजिए, 7 रंग मान के चलते हैं, तो उसमें श्वेत है, उसमें श्वेतत्व है, श्वेत में श्वेतत्व है, रक्त में लाल में रक्तत्व है, कृष्ण में काले में कृष्णत्व है, क्योंकि वो अनेक हैं। अनेक होंगे तो जाति आएगी। गुण अनेक थे इसलिए गुणत्व जाति आ गई। अब जो रूप, रस, गंध आदि गुण थे, क्योंकि रूप भी अनेक प्रकार का था इसलिए रूपत्व जाति आ गई। ठीक है, गंध भी अनेक प्रकार की थी तो उसमें गंधत्व जाति आ गई। अब रक्त के अंदर लाल भी बहुत तरह के होते हैं, इसमें भी लालपन है, इसमें भी लालपन है, इसमें भी सफेदपन है, इसमें भी सफेदपन है, तो इसमें रक्तत्व और श्वेतत्व ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अनेक होते हैं। द्रव्य में ले लीजिए, जितने द्रव्य हैं उनमें द्रव्यत्व जाति कही, द्रव्यत्व सामान्य कहा। अब द्रव्य है 9, इन 9 में द्रव्यत्व है। 9 में जैसे पृथ्वी है तो अब पृथ्वी में पृथ्वीत्व आ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी अनेक है।
द्रव्यत्व इसलिए आया था क्योंकि 9 द्रव्य थे, अनेक द्रव्य थे। यदि एक ही द्रव्य होता तो द्रव्यत्व कथन नहीं होता। चूंकि द्रव्य अनेक थे इसलिए द्रव्यत्व आ गया। अब द्रव्यों में भी एक पृथ्वी ले लिया, पृथ्वी के बहुत सारे कण हैं, अनेक पृथ्वी है, तो वहां पर पृथ्वीत्व आ जाएगा। जल अनेक है तो जलत्व आ जाएगा, अग्नि है तो अग्नित्व आ जाएगा। ये फिर उसमें भेद भेद हो जाएंगे। और ऐसा ही कर्म में भी होगा, इनके भी भेद भेद हो सकते हैं। हाँ, तो इसमें कहा गया था कि जाति में सामान्य और विशेषता नहीं देख सकते। हाँ, तो हम जो गुणत्व के प्रति रूपत्व देख रहे ये विशेष हो गया, इस तरह नहीं देख सकते। इस तरह नहीं देखा जाता है। उसमें तो वहां भेद दिखेगा। ये तो भिन्नता है कि हम द्रव्यत्व और गुणत्व और कर्मत्व तीनों को हम भिन्न भिन्न मान रहे हैं, तो विशेषता तो है ही। इस रूप में तो है ये विशेषता परस्पर एक दूसरे के। लेकिन जो गुणत्व जिन जिन में है उस गुणत्व में कोई भेद नहीं है। जितने भी गुणत्व इसमें गुणत्व है, इसमें रूप में गुणत्व है, रस में गुणत्व है, गंध में गुणत्व है, इन गुणत्वों में कोई भेद नहीं है। इस दृष्टि से इसके कोई और नहीं होते, इसलिए ये समान है। क्योंकि समानता को ही केवल बताया जा रहा है। लेकिन एक समानता दूसरे से भिन्नता हो सकती है ना, दूसरे से भिन्नता हो सकती है, किया जा सकता है। और कोई बोलिए। अभी जो अंतिम सूत्र पढ़ा है 16वां, उसमें भाव शब्द है और जो सत्ता है उसमें अंतर क्या है? जी, यहां पर ये भिन्नता कर रहे हैं। पहले तो जो भाव आया था सत्ता भाव के रूप में ही कहा था इन्होंने। यहां कह रहे हैं कि भाव का मतलब है त्व और तल प्रत्यय लगा करके जो हम प्रयोग करते हैं, तस्य भावस्त्व तलऊ, इस शब्द का प्रयोग करके, इन प्रत्ययों का प्रयोग करके जो करते हैं उसको इन्होंने भाव लिया है। तो सत्ता भी एक भाव है, होनापन है। ये द्रव्यत्व में भी है, गुणत्व में भी है, कर्मत्व में भी है। ये सब अपने अपने भाव हैं। गुणत्व, कर्मत्व, द्रव्यत्व, इसमें भी जो त्व आकर के कहा है, तो इसमें सत्ता को नहीं कहा जा रहा है। सत्ता एक अलग चीज है, ये पर सामान्य हो गया। और इसके अंदर जो हम देख रहे हैं द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व, ये द्रव्यत्व अलग चीज है और सत्ता अलग चीज है। तो द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और सत्ता, ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों को भाव कहा जा रहा है। तो सत्ता तो एक हो गई और भाव में ये चारों चीजें आ गई, ऐसी व्याख्या की है यहां पर। भाव जो हो गया वो व्यापक हो गया। सत्ता भी एक भाव है और द्रव्यत्व भी भाव है, गुणत्व भी भाव है, कर्मत्व भी भाव है। तो भाव तो बड़ा हो गया। भाव के अंदर 4 चीजें ले ली इन्होंने। लेकिन जो द्रव्यत्व है वो सत्ता नहीं है, वो सत्ता से अलग है। गुणत्व सत्ता से अलग है, कर्मत्व सत्ता से अलग है, ऐसा कह रहे हैं। तो सत्ता भाव है? सत्ता भाव है। राजस्थान भारत है, सत्ता भाव है, राजस्थान भारत है। लेकिन भारत केवल राजस्थान नहीं है। तो जो भाव है वो केवल सत्ता नहीं है, उसमें द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व भी आते हैं। भारत में और राज्य भी आते हैं। चौथा सूत्र था उसमें भावानुवृत्ति हेतुत्वा सामान्य वेव कहा था, तो वहां पर भाव का अर्थ सत्ता स्पष्ट किया था। हाँ जी, हाँ, वहां भाव, क्योंकि भाव का मतलब सत्ता भी होता है इसलिए वहां पर वो लिया गया था। लेकिन भाव का मतलब केवल सत्ता ही नहीं होता, गुणत्व, कर्मत्व, द्रव्यत्व भी होता है। वो यहां पर इन्होंने इस ढंग से व्याख्या की है। ठीक है, और कोई? हाँ, सत्यव्रत जी। आचार्य जी, जो ये भाव में 4 बताया गया, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और सत्ता, सत्ता में तल प्रत्यय कैसे आया? सत्ता में तो सत शब्द से सत्य होता है ना, सत, तो सत्ता, उसमें भी वो प्रत्यय आ रहा है। और दूसरा एक प्रश्न था आचार्य जी, सूत्र 17 का सूत्रार्थ नहीं बताया गया, स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, देखिए, सदिति लिंग अविशेषात, सत ये जो है इसमें लिंग का यानी लक्षण की अविशेषता होने से, यानी समानता होने से एक बात ये हेतु है। और विशेषा भावाच, और विशेषण का अभाव होने से, इन 2 हेतुओं से भाव एक, भाव सदा एक ही होता है। द्रव्यत्व है, जितने भी द्रव्यत्व हैं उनके लक्षण अलग अलग नहीं होंगे,
गुणत्व हैं उनके परस्पर लक्षण अलग अलग नहीं होंगे, तो लिंग की अविशेषता होने से और विशेषण का अभाव होने से इनमें परस्पर विशेषण नहीं होता है, विशेषण होता ही नहीं है, ये सब एक जैसे होते हैं, इसलिए ये एक ही होते हैं। जी 17वें सूत्र के भाष्य के प्रारंभ में सदिति लिंगा विशेषात, सामान्य रूप से ये पहले सूत्र के शब्द देते हैं फिर उसका अर्थ स्पष्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ अंत में इन्होंने बाद में लिया है सदिति लिंगा विशेषात, यहाँ केवल संकेत रूप में लिया है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति।